वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड का जो सोशल स्टडीज़ का हिस्ट्री वाले टॉपिक्स हैं उसमें आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है हमारा उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। ठीक है, तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था किसके बारे में कि अंग्रेज़ों के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से परिवर्तन हुआ। अब इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जनजातियाँ यानी कि जो आदिवासियाँ रहती थीं उनके जीवन में किस तरह से अंग्रेज़ों के आने के बाद परिवर्तन हुए थे। ठीक है, तो आइए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जनजातीय समूह किस प्रकार जीते थे। तो जो हमारे जनजातीय समूह थे ये 19वीं सदी तक देश में जो विभिन्न भागों में जो आदिवासी अलग अलग गतिविधियां कर रहे थे, जैसे कि कुछ लोग क्या करते थे, तो कुछ लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती के बारे में भी नीचे बताया जाएगा आपको डिटेल में। कुछ क्या थे, शिकारी थे, और कुछ क्या थे, संग्राहक थे। कुछ लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। कुछ लोग जो है क्या करते थे, जंगल की जो वस्तुएं होती थी उनका संग्रह करते थे। ठीक है, कुछ क्या करते थे, तो कुछ आपके जानवर भी पालते थे, तो कुछ आपके पशुपालन का भी काम कर रहे थे जो आपके उस समय जनजातीय समूह थे। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते थे, एक जगह खेती करते थे। ठीक है, वो एक जगह पर खेती करते थे। ठीक, यानी कि ये क्या थे, ये घुमंतू नहीं थे, एक जगह पर टिक करके ये खेती करते थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके इन सभी के बारे में है। ये जो लोग करते थे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। जैसे कि उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला एक था खोंड समुदाय। तो खोंड समुदाय कहाँ पे रहता था, ये उड़ीसा के जंगलों में रहता था। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग टोलियाँ बना करके शिकार पर निकलते थे, यानी कि कई लोग एक साथ मिल करके क्या करते थे, शिकार करने के लिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, और इनके पास जो भी हाथ में इनको लगता था, यानी कि जो भी ये शिकार करके लाते थे उसे क्या करते थे, ये आपस में बांट लेते थे। कौन थे ये, खोंड समुदाय। कहाँ पे, उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। अपनी जीविका के लिए खोंड समुदाय के लोग आसपास के जंगलों में मजदूरी भी करते थे। ठीक है, अब ये केवल जो है शिकार करके ही अपना जीवन नहीं चला पा रहे थे, इनके आसपास के जो गांव थे वहां पर जा करके मजदूरी का भी काम करते थे ये खोंड समुदाय के लोग। मध्य भारत का जो है ये बैगा समुदाय था। मध्य भारत में यहाँ के लोग खुद को जंगल की संतान मानते थे। जो आपके बैगा समुदाय के लोग थे ये खुद को जंगल की समुदाय संतान मानते थे। केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। ठीक है, ये ऐसा मानते थे कि हम जंगल की संतान हैं और हम केवल जंगल में ही जो चीज़ें मिलेंगी उसी पर ही हम जिंदा रह सकते हैं। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी, यानी कि जो बैगा समुदाय के लोग थे ये मजदूरी करना क्या समझते थे, अपमान की बात समझते थे। जबकि आपने देखा खोंड समुदाय आसपास के गांवों में मजदूरी भी करते थे। तो इस तरह के अंतर आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है ना, सेंटेंस के रूप में आपके एग्जाम में दे देता है। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। तो जंगल में ये व्यापारी भी पहुंचने लगे थे धीरे धीरे। ठीक है, तो इन जो आपके जनजातीय लोग थे इनको जो है भारी कीमत पर ये चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे। अब महाजन भी इनके पास तक पहुंच गए थे। तो ये आदिवासियों को कर्जा देते थे लेकिन उसका ब्याज ये लोग बहुत ज़्यादा लेते थे। ठीक है, इस तरह से बाजार वाले वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। ठीक है, तो ये जो है कर्जा भी ये दे रहे हैं, ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा जो है ब्याज ले रहे हैं। व्यापारी भी जो चीज़ें बेच रहे हैं वो ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हैं। तो ये लोग क्या हुए, और ही ज़्यादा गरीब होते गए। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। जो आपके महाजन आते थे, सूदखोर महाजन जो थे, जो व्यापारी ज़्यादा पैसे पे चीज़ें बेचते थे, इन सबको ये लोग बाहरी शैतान कहते थे। क्योंकि ये लोग जंगलों में नहीं रहते थे, बाहर से आते थे जंगलों में अपनी चीज़ें करने के लिए। ठीक है ना, तो इन्हीं लोग को ये लोग अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। ठीक, पशुपालन करने वाले समुदाय मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ ले करके यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। अब जो आपके पशुपालन करने वाले हैं वो तो पशुओं को चराएंगे ही, एक जगह पे चराएंगे फिर दूसरी जगह पे चराएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर टहलते रहते थे। ओके, जब एक जगह पर घास खत्म हो जाती थी तो ये क्या करते थे, ये दूसरे इलाके में चले जाते थे। यानी कि एक जगह पे इन्होंने चरा लिया, वहाँ पे सारा घास खत्म हो गया, तो फिर अब जो है अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर ये क्या चले जाते थे, दूसरे इलाकों में चले जाते थे जहाँ पर जो है ज़्यादा घास होती थी, वहाँ पर ये चराते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, ये गज्जुर लिखा है यहाँ पे, गुज्जर होगा। ठीक है, वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो देखिए, पंजाब में आपके गुज्जर थे, आंध्र प्रदेश में आपके लबाड़िया जो है समुदाय थे, ये क्या करते थे, गाय भैंसों के झुंड पालते थे। ये किस स्टेट में कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे
और कश्मीर के बकरवाल जो थे ये क्या करते थे, बकरियां पालते थे। कुल्लू कहाँ पे है, आपके हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, यहाँ पर गद्दी समुदाय रहता था, ये भी ठंडा प्रदेश है। और जो है इसके अलावा जो आपकी कश्मीर है, यहाँ पे बकरवाल समुदाय के लोग रहते थे और ये क्या पालते थे, ये आपके बकरियाँ पालते थे। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किस जगह पे कौन से समुदाय हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए झूम खेती के बारे में आप कई बार सुन चुके हैं, तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको दिया भी है। झूम खेती मुख्य रूप से आपके पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में जो आपके घुमंतू किसान रहते थे उनके द्वारा की जाती थी। तो मुख्य रूप से आपके कहाँ पे, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, ठीक है, और मध्य भारत वाले क्षेत्र में जो आपके पर्वतीय और जंगली क्षेत्र हैं, पर्वतीय और जंगली क्षेत्र हैं, वहीं के लोगों के द्वारा इसको किया जाता था। यह खेती जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ठीक है ना, जंगल में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा भूखंड पे ये कर रहे हैं, नहीं, ये क्या करते थे, छोटे छोटे भूखंडों को जो है साफ करके वहाँ पर के खेती करते थे। ठीक है, ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे। अब जंगल में तो आपके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते ही हैं, ठीक है ना, अब ज़मीन तक जो है धूप नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए क्या करते थे, पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे ये, और ज़मीन पर जो घास फूस उगी होती थी उसको जला करके साफ़ कर देते थे। अब ज़मीन पे घास फूस तो होगी, उसको भी जला कर साफ़ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। ठीक है, जो भी जो है अब आपका घास फूस जलने के बाद राख तो बचेगी ही, उसको क्या करते थे, ये खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। और इस राख में क्या होती है, पोटास होती है। ठीक है, राख में क्या होती है, पोटास, जिससे मिट्टी क्या हो जाती थी, उपजाऊ बन जाती थी। ठीक है, तो ये जो है ये काम करते थे। कुल्हाड़े, जो बड़े बड़े कुल्हाड़ी होती है, आपने कुल्हाड़ी सुना है, कुल्हाड़े जो है बड़े बड़े होते हैं, उससे जो है ये पेड़ों को काटते थे। और कुदाल होती है, कुदाल से ज़मीन की ऊपरी सतह कर खुरच देते थे। ठीक है ना, कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरचते थे और कुल्हाड़ों से क्या करेंगे, ये पेड़ काटेंगे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय, अब ऐसा नहीं था कि वो खेतों को, खेत तैयार कर लिया तो उसको पूरा जुताई नहीं करते थे अच्छी से, ठीक है ना, उसमें बीज जो है रोपते नहीं थे। रोपने का मतलब जो है हाथ से बीज को, पेड़ को जो है क्या करना, ज़मीन के अंदर गाड़ना। ठीक है ना, ऐसा नहीं था। वो क्या करते थे कि वो जो है बस खेत में जो है बीज को क्या कर देते थे, बिखेर देते थे, ऐसे ही जो है खेत में से फेंक दिया, जहाँ पे खेत तैयार किया वैसे ही ऊपर से ही फेंक दिया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसको ज़मीन के अंदर दबाते थे वो, या फिर जो है खेत को पूरी तरह से जोतते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि वो क्या करते थे, बीजों को बस खाली अपना जो खेत तैयार किया वहाँ पे बिखेर देते थे। एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट करके वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। ठीक है, एक बार फसल इनकी तैयार हो गई तो फिर क्या होते थे, वहाँ पे उस जगह पे जो है काट उठ के फिर क्या करें, अब दूसरी जगह पे वो क्या करेंगे, उसी तरह से फिर जो है पेड़ों को ऊपर से काटेंगे, नीचे ज़मीन को जो है घास फूस जलाएंगे और वहाँ पे राख छिड़क करके उसको उपजाऊ बना देंगे। ठीक है, तो इसको ये छोड़ देते थे जहाँ पे एक बार जो है उन्होंने खेती कर ली थी। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। ठीक है, तो ये वाली जो जगह थी, यहाँ पे अभी अभी फसल काटी थी इन्होंने, तो ये क्या होता था कि ये कई सालों तक परती पड़ी रहती थी, यानी कि इस पर कुछ भी बोया नहीं जाता था। ठीक है, इस पर कुछ भी बोया नहीं जाता था क्योंकि यहाँ पर ये छोड़ देते थे, उसके बाद दूसरी जगह पे चले जाते थे। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है, परती का मतलब है कि एक उसको खाली छोड़ देना, वहाँ पे कोई भी जो है फसल को ना उगाना। ठीक, अब देखिए औपनिवेशिक शासन का आदिवासियों के जीवन पर प्रभाव। औपनिवेशिक शासन यानी कि जो अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उसकी बात की जा रही है। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, ये जो है जो अंग्रेज़ थे ये आदिवासियों को जंगली और बर्बर मानते थे। ठीक है ना, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। अब देखिए किस किस तरीके से बदल गया जीवन इनका। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, आदिवासियों में क्या होते थे, एक जो है उनके समुदाय का एक मुखिया होता था। ठीक है, अब उनका क्या हुआ, वही सारे फैसले लेता था इसके लिए, इस समुदाय के लिए। ठीक है ना, लेकिन अब देखिए इसके साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ब्रिटिश शासन के तहत जो आपके आदिवासी मुखिया थे, इनके कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। ठीक है, शासकीय शक्तियां यानी कि अपने समुदाय पर शासन करने की जो इनकी पावर थी, ये कुछ भी जो है अपना कानून बनाते थे, अपने हिसाब से शासन करते थे, वो शासकीय शक्तियां अंग्रेज़ों ने छीन ली। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब ब्रिटिश अधिकारी जो नियम बनाते थे
वही नियम जो है आपके आदिवासी के जो मुखिया होते थे वो भी मानने के लिए बाध्य थे। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। नजराना का मतलब जो है कुछ उपहार देने पड़ते थे अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। यानी कि जिस जो है समुदाय के वो क्या हैं, मुखिया हैं, उस समुदाय के लोगों को अनुशासन में रखना पड़ता था। ठीक है, कि वो जो है बुरी तरह से कुछ भी ना करें, या फिर जो है अंग्रेज़ों के ऊपर हमला ना करें, या फिर इस तरह की कोई भी चीज़। पहले उनके पास जो ताकत थी वह अब नहीं रही। यानी कि जो मुखियाओं के पास जो ताकत पहले हुआ करती थी वो मुखिया की ताकत अब नहीं रही, क्योंकि अब ये जो है अंग्रेज़ों की बातों को मानने के लिए बाध्य थे। अब जो घुमंतु काश्तकार थे, यानी कि घुमंतु जो किसान थे जो झूम खेती करते थे, वो उनका क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। ये क्या करते थे कि एक जगह पे रुकते नहीं थे। अभी जब खेती में ही आपने देखा, एक जगह पे खेती की, उसके बाद चले गए दूसरी जगह पे खेती करने के लिए। ठीक है, तो ये एक जगह पे रुकते नहीं थे, यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहें, ठीक है ना, और खेती करें। वो चाहते थे कि एक ही जगह पे आप बस जाओ और वहीं पे खेती करो। ठीक है, आप यहाँ से वहाँ घूमते मत रहो। अंग्रेज़ों ने ज़मीन को माप करके प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो जंगल की ज़मीनें थी जहाँ पे आदिवासी रहते थे वहाँ का ज़मीन का मापन किया और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि आपका इतना हिस्सा है। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। ठीक है, लगान भी जो है तय कर दिया कि लगान भी आपको कितना देना होगा, ये भी जो है अंग्रेज़ों ने तय कर दिया। लेकिन झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश जो है बहुत कामयाब नहीं रही। झूम काश्तकार कौन थे? जो आपके झूम खेती करते थे, एक जगह पे खेती की, उसके बाद उसको छोड़ करके दूसरी जगह पे खेती करने चले गए। ठीक है ना, इनको जो है ये अंग्रेज़ बहुत अच्छे मतलब कि बसाने में कामयाब नहीं रहे। तो अंततः अंग्रेज़ों ने ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी। ठीक है, तो ये झूम काश्तकारों को जो है झूम खेती करने की जो है छूट दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि जो है अंग्रेज़ों ने इन्हें जो है एक जगह बसाने का जो उनका जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो जो है काम पूरा नहीं हुआ। ठीक है ना, वो कामयाब नहीं रहे अंग्रेज़ लोग। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो भी जंगल थे उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पहले आदिवासी जो है क्या समझते थे कि जंगलों पर उनका स्वामित्व है, लेकिन अब जो है अंग्रेज़ों ने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये आपके वन कानून है, ठीक है ना, जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। कुछ जंगलों को क्या किया गया कि आरक्षित वन घोषित किया, और ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। तो किसे आरक्षित वन घोषित किया? जहां के लकड़ियां इस तरह की थी जिससे जो है ये लोग अपनी इमारतें बना सकते थे। ठीक है ना, बिल्डिंग्स का निर्माण में जो है जिन लकड़ियों का यूज किया जाता था उसको जो है इन्होंने आरक्षित वन घोषित कर दिया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने या फिर फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। जो ये आरक्षित वन घोषित किए गए, इसमें किसी को भी स्वतंत्र रूप से घूमने की इजाज़त नहीं थी, झूम खेती करने की इजाज़त नहीं थी, आप वहाँ से फल भी नहीं ले सकते थे, और यहाँ तक कि पशुओं का शिकार भी आप वहाँ पे जा कर के नहीं कर सकते थे। तो इतनी सारी पाबंदियाँ इन्होंने लगा दी थी। अंग्रेज़ों के द्वारा जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगाने के बाद इन्होंने क्या किया कि आदिवासी लोग भी अब क्या रहेंगे, जंगल के अंदर नहीं रहेंगे। इन्होंने उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी कि आप यहाँ पे अभी तो घूमने के लिए था, वहाँ पे रहने के लिए भी पाबंदी लगा दी कि आप जंगल में नहीं रहोगे। तो ऐसा पाबंदी लगाने के बाद उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या हुई? जब जंगल से जो है आदिवासियों को निकाल दिया तो समस्या यह थी कि जो आपके रेलवे स्लीपर्स बनते थे, देखिए अब इन्होंने रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए जो आपकी लकड़ियां, पहले नीचे लकड़ियां लगती थी, ऐसे सीधी सीधी लकड़ियां होती थी, ठीक है ना, जिन पर रेलवे पटरियों को बिछाया जाता था। तो रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम जो है कहाँ से किया जाए, ये जो है प्रॉब्लम हो गई किसके सामने? अंग्रेज़ों के सामने, क्योंकि जो है जो आदिवासी जंगल में रहते थे उनको इन्होंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो देखिए स्लीपर क्या होता है कि जो लकड़ी के 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं उनको स्लीपर कहा जाता है। तो देखिए जब ये प्रॉब्लम इनके सामने आ गई अंग्रेज़ों के सामने, तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने क्या तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, ठीक है ना, और वहाँ उन्हें खेती करने की भी छूट होगी। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि जो जिन लोगों को बाहर निकाल दिया था, अब उनको जो है ये जंगल में ले आकर के बसा रहे हैं
कि आपको यहाँ पे ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, आप वहाँ पर खेती करना, ठीक है। लेकिन आप गांव में रहने वाले लोगों को, जो आप जितने लोग भी आप इस गांव में रह रहे हो जंगल के अंदर, आपको वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी, ठीक है ना। तो वन विभाग के लिए मजदूरी यानी कि वो लकड़ियाँ काटना, ताकि स्लीपर्स को बिछाने के लिए जो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ रही थी उसके लिए इनको मजदूर चाहिए थे, इसीलिए लोगों को ले आकर के यहाँ पे इन्होंने बसा दिया। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। सस्ता श्रम का मतलब अब आपको जंगलों में रहने की हमने छूट दे दी है, तो आप जो है बहुत कम दामों में हमारे लिए पेड़ काटोगे, हमारे लिए काम करोगे, ठीक है, जो आपके वन विभाग वहाँ पे बना दिए गए थे। तो वन गांव बसा दिए थे। औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ कई आदिवासी समूहों ने क्या कर दी, बगावत कर दी। अब देखिए, जब आदिवासी पूरे जंगल पे ही अपने डिपेंड थे और आप उनको कहोगे कि आप जंगल में मत आओ, जंगल में शिकार मत करो, और जंगल से यहाँ तक कि जंगल से आप चीज़ें भी मत लो, फल भी नहीं ले सकते हो, तो वो क्या करेंगे, वो तो बगावत करेंगे ही, ठीक है ना। तो कई आदिवासी समूहों ने बगावत की। इसी तरह से एक आपका जो है विद्रोह था 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा, असम में जो है ये किया गया था, ठीक है ना। सोंग्रम संगमा, इन्होंने जो है असम में जो है 1906 में विद्रोह किया था इसके खिलाफ, वन कानूनों के खिलाफ। और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ था वन सत्याग्रह, ठीक है ना। 1930 के दशक का मतलब है 1930 से 1940 के बीच में जो है ये हुआ था वन सत्याग्रह मध्य प्रांत में, ठीक। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल जनजाति क्या करते थे, ये रेशम के कीड़े पालते थे। जो अभी का वर्तमान झारखंड है, वहाँ में हजारीबाग के आसपास में जो है संथाल जनजाति के लोग रहते थे। वो क्या करते थे, रेशम के कीड़े पालते थे, ठीक है ना। भारत में जो आपके रेशम वस्त्र होते थे उनकी मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा होती थी, इसी वजह से जो है क्या करते थे, यहाँ पे रेशम पालन होता था। और लेकिन जो है इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था जो आपके रेशम के कीड़े पालते थे। व्यापारी क्या करते थे, ये संथालों से कम दाम पर रेशम कृमिकोष खरीद कर उससे 5 गुना ऊंचे दामों पर आगे ले जाकर बेचते थे। अब ये रेशम के कीड़े पालते थे, इनसे रेशम कृषि कोष क्या करते थे, व्यापारी लोग खरीदते थे और उसे 5 गुना ऊंचे दामों पर ले जा करके क्या करते थे, आगे बेचते थे। तो इससे क्या होता था कि संथालों को इसके बहुत कम पैसे मिलते थे, ठीक है। और बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, ठीक है। तो क्या होता था, तो ये जो है क्या करने लगे कि ये सोचने लगे कि ये हमारे बाज़ार और जो ये व्यापारी लोग आते हैं ये हमारा सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि जो है हमसे इतना काम करवा रहे हैं और हमको जो है बहुत कम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। असम के चाय बागान और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भी भर्ती किया गया। असम में जो है आपके चाय के बागान थे। झारखंड जो कि अभी बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में क्या था, वहाँ पे जो है कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें कम वेतन भी देते थे बल्कि उन्हें घर भी लौटने नहीं देते थे। तो ये जो आपके चाय बागानों में और कोयला खदानों में लोगों को, ये लोग आदिवासियों को जिनको भर्ती करते थे, इनको बहुत कम पैसा भी देते थे और घर वापस लौटने भी नहीं देते थे, कि एक बार जो आपके कोयला खदान में गया फिर जो है वो उसको घर वापस नहीं लौटने देते थे, ठीक है। चाय बागानों में गया तो वहीं पे उसको काम करवाते थे, उसको घर वापस नहीं लौटने देते थे। तो इस तरह के काम ये लोग करते थे, ठीक है, आदिवासियों के साथ में। अब देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, जो भी कानून आपके बदले गए अंग्रेजों द्वारा, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, यानी कि जिस तरह से ये अपनी रीति रिवाज को फॉलो करते थे उस पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई। और नए कर, तो टैक्स भी तो नए नए लगाए गए थे, लगान वसूल कर रहे थे अंग्रेज लोग। व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की, ठीक है। तो व्यापारियों और महाजनों के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो ये लोग जो शोषण कर रहे थे इनके खिलाफ इन्होंने कई बार बगावत की। किसने, हमारे आदिवासी समूहों ने। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने भी बगावत कर दी थी। संथाल जो आपके अभी आपने देखा था कि रेशम के कीड़े पालते थे, ठीक है, इन लोगों ने भी 1855 में बगावत की थी। 1831-32 में कोल आदिवासी समूहों ने बगावत की थी। मध्य भारत में 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। बस्तर विद्रोह हुआ था कहाँ पे, मध्य भारत में। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था, ठीक है। वर्ली विद्रोह आपके महाराष्ट्र में 1940 में हुआ था। तो ये कुछ आपके विद्रोह थे। इसके अलावा जो है बिरसा,
जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। तो बिरसा मुंडा जो है एक व्यक्ति थे, ठीक है ना। इन्होंने जो भी एक आंदोलन किया था जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ में, ये भी आपके जो है जनजातीय समूह के एक नेता थे। तो देखिए इसमें बिरसा मुंडा के बारे में आपके बुक में दिया गया है, इसको आपको थोड़ा सा देखना है, जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं। बिरसा का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1870 के दशक में, दशक के मध्य में, अब यानी कि 1870 से 80 के बीच में हुआ था कहीं पे इनका जन्म, ठीक है ना, बिरसा का। झारखंड के एक छोटा नागपुर के जंगलों में हुआ था, ठीक है। तो झारखंड में इनका जन्म हुआ था। झारखंड के छोटा नागपुर के जो जंगल थे, क्योंकि आदिवासी थे तो जंगलों में जन्म हुआ था 1870 के दशक में। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। तो ये लोगों का मानना था कि उसके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां थी, ठीक है। 1895 बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया। अब अनुयायी तो इसके बन ही जाएंगे, क्योंकि जो है बहुत लोग मानने लगे थे कि इसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, तो इसको बहुत लोग फॉलो करने लगे, ठीक है। तो इसने अपने फॉलोअर्स यानी कि अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। गौरवपूर्ण अतीत का क्या मतलब है, ये बताता था कि पहले जो है जब अंग्रेज़ नहीं थे तो हम लोग जो है आसानी से अपने ज़मीनों पर खेती करते थे, ठीक है ना, अपने सभी रीति रिवाजों को अच्छे तरह से फॉलो करते थे। तो वो हमारा क्या था, स्वर्ण युग था, ठीक है ना। उस तरह से वो उस युग को वापस लाने के लिए, यानी कि बिना अंग्रेज़ों का जो युग था उसको वापस लाने की ये बात करता था, उसी को गौरवपूर्ण अतीत कहा गया है। बिरसा ने यह खुद ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। दीकू किसको बोला जा रहा था, तो दीकू जो आपके बाहरी लोग थे, जो आपके अंग्रेज़ थे और आपके जो भी आपके महाजन थे, जो व्यापारी थे, इन सबको जो है दीकू को बोला जा रहा था, ठीक है ना। बिरसा ने ये खुद ऐलान किया था कि भगवान ने उसे दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। जो सफ़ेद झंडा था ये बिरसा राज का प्रतीक था, यानी कि बिरसा जो है, बिरसा मुंडा का जो ये आंदोलन था उसका प्रतीक क्या था, सफ़ेद झंडा। मुंडा क्या है, तो मुंडा जो है इसका देखिए, बिरसा जो है, मुंडा जो है इसको पूरा कहा जाता है, क्योंकि मुंडा जो है ये मुंडा जनजाति का था, जो बिरसा था एक जनजातीय समूह है मुंडा, जो कि छोटा नागपुर में रहता है, ठीक है ना। इसी जनजातीय समूह में उसका जन्म हुआ था बिरसा का। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव भी शामिल थे। तो ये भी आपके जो है इसी इलाके में इसके समर्थक थे, किसके, बिरसा के समर्थक थे। ये दूसरे आदिवासी समुदाय थे मुंडा के अलावा, संथाल और उरांव, ये भी आदिवासी समुदाय जो है ये बिरसा के समर्थक थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। तो अंग्रेज जो है सब हर चीज़ पे पाबंदी लगा रहे थे, तो इससे इन सभी को परेशानी हो रही थी, केवल एक समुदाय को नहीं, सभी समुदाय को, सभी जो आपके जंगली समुदाय थे सबको परेशानी हो रही थी। जब इसने जो है फिर आंदोलन किया, तो जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का जो है फैसला लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में इसको 2 साल की सज़ा सुना दी अंग्रेज़ों ने, ठीक है ना, 1895 गिरफ्तार करके। फिर 1897 में ये जेल से रिहा हुए 2 साल बाद, और बिरसा ने अपने समुदाय के लोगों का समर्थन जुटाया। ये अपने समुदाय के लोगों के पास गए, उनका समर्थन जुटाया, तथा जो महाजन थे, अंग्रेज़ थे, इनके कई ठिकानों पर भी जो है क्या किया, हमला किया। इसके अलावा ईसाई चर्च जो थे ये इन लोगों को कहते थे कि अगर आप लोग ईसाई बन जाओ तो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, ये अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की बात करते थे, तो ईसाई चर्चों पर भी इसने हमला किया। बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, ठीक है, शुद्धिकरण करें मतलब कि शराब पीना छोड़ दें, डायन और जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। ये भी जो है इसने अपने अनुयायियों से कहा था, किसने, बिरसा ने, ठीक है। 1900 में क्या हुआ कि बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और यह आंदोलन क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। तो आंदोलन जो है स्टार्ट तो किया था इसने 1895 में, लेकिन जो है क्या हुआ कि हैजे की वजह से 1900 में इसकी मृत्यु हो गई थी और फिर ये आंदोलन आपका ठंडा पड़ गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है जैसे दीकू जो है जो शब्द यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है, तो जो आपके आदिवासी मिशनरी थे, मिशनरी यानी कि जो आपके ईसाई मिशनरियाँ थीं, जो आदिवासी जंगलों में थीं, जो आपके ईसाई बनाने के लिए बोलती थीं आदिवासियों को। इसके अलावा सूदखोर जो महाजन थे, इसके अलावा हिंदू जो ज़मींदार थे, ठीक है ना, जो ज़मीनों पर अपना कब्जा कर रहे थे, और अंग्रेज़ अधिकारी जो थे, इन सबको जो है दीकू कहते हैं, ठीक है ना। ये कौन, आदिवासी लोग, इनको दीकू कहते थे।
इन्हीं को जो है बाहरी लोग कहा गया है। ये लोग बाहर से जो है हमारे जंगलों में घुस आए हैं। बेवड़ क्या होता है कि मध्य प्रदेश के घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है, जिसको जो है बेवड़ कहा जाता है। कि ये मध्य प्रदेश में जो आपके घुमंतू खेती की जाती है, यानी कि जो घुमंतू खेती, झूम खेती की बात हो रही है, तो उसको जो है मध्य प्रदेश में बेवड़ कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स थे हमारे इंपॉर्टेंट। अच्छा लगा होगा आपको तो आप लोग क्या करेंगे कि शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास में। ठीक है। वीडियो पे आप कमेंट कर दिया कीजिए कुछ ना कुछ। वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो अभी भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।